ज़्यादा व्याख्या नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक प्रकार से इंट्रो वीडियो है। यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि सिलेबस किस प्रकार का रहता है। तो जो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये पारिभाषिक शब्द है। मेमोरेंडम के बारे में पूछा है कि इसका हिंदी रूप क्या होता है। तो जो मेमोरेंडम का हिंदी रूप होगा तो ये होगा विकल्प बी, ज्ञापन। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था पारिभाषिक से, पारिभाषिक शब्दावली जो होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है भक्ति काल से। भक्ति काल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टडी करने के लिए। यहाँ से अथाह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा गया है सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो जो सूरदास थे इनके गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके भारतेंदु युग से लिया गया है। इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। ये कथन किसका होगा। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन होगा। विकल्प भी यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नाटक से लिया गया है। जो नाटक की शुरुआत की भूमिका का पोर्शन होता है वहाँ से इस प्रश्न को लिया गया है। क्या क्या है प्रश्न। संकलन त्रय में किन 3 चीज़ों को एक साथ रखा जाता है। तो यहाँ पर रखा जाता है स्थान, काल और कार्य को। 4 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5, अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है। तो ये भी नाटक से लिया गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रेडियो नाटक। सी सही हो जाएगा। अगला देखिए 6, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां हिंदी की किस उपभाषा में हैं। तो जो छठे का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा पूर्वी हिंदी में। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है 7, रांधत प्याज बिगाड़त नाज न आवत लाज करे सब बच्चन किस संत कवि की पंक्तियाँ होंगी ये। तो सही विकल्प हो जाएगा 7वें का विकल्प ए, सुंदरदास। तो ये भी भक्ति काल से लिया गया प्रश्न है। जो ऊपर वाला था ये हिंदी भाषा या बोलियों से लिया गया प्रश्न है। तो ये भी महत्वपूर्ण रहता है। 1 या 2 प्रश्न यहाँ से अवश्य बनते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कवियों में महाप्राण किसे कहा जाता है। तो 8वें का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जो निराला जी है इन्हें महाप्राण कहा जाता है। और देखिए जो छायावाद का पोर्शन है ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। यहाँ से भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनते ही हैं। अगला व्याकरण से लिया गया प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो यहाँ पर 9वें का सही होगा तो ये होगा विकल्प डी। जो विकल्प डी है इस प्रकार से शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न है 10, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो ये उच्चारण वाला पोर्शन है, वहाँ से ये प्रश्न बना हुआ है। तो देखिए 10वें का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, ब। अगला प्रश्न देखिए 11, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जो 11वें का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, सुख और कष्ट। अगला प्रश्न है 12, चढ़ते हुए डैश को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए, खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 12वें का तो ये होगा विकल्प डी, मृगयूथ। अगला प्रश्न देखिए 13, रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नेपथ्य। अगला प्रश्न है 14, उर्दू शब्द किस भाषा का है। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, तुर्की का। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बनता है, हिंदी के किस रूप को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा होने की मान्यता मिली थी। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, खड़ी बोली हिंदी। अगला है 16, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया था। तो इनके द्वारा नाम दिया गया था विकल्प ए, बीजोपन काल। अगला देखिए 17, तो यहाँ पर देखिए जो ये तो आ गया आपका आदिकाल से लेकर आरंभिक काल कहिए या फिर आदिकाल से, यहाँ ये प्रश्न आदिकाल से लिया गया है और ये भी भाषा से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए। प्रश्नों को देखकर आप स्वयं समझाइएगा कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, इसीलिए आपको महत्वपूर्ण होगा और इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी गंभीर है। अगला प्रश्न है 17, भाषा की रात कविता किस कवि द्वारा लिखित है।
तो ये जो प्रश्न है ये नई कविता से लिया गया है। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल। अगला है 18, लेखकों ने हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये किया गया था भारतेंदु, विकल्प बी सही। ये प्रश्न भारतेंदु युग से लिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है 19, रस कलश किस भाषा में लिखी गई कविता है? तो ये द्विवेदी काल से लिया गया प्रश्न है और ये अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना होगी। तो यहाँ पर 19 का सही विकल्प होगा विकल्प ए, ब्रजभाषा में लिखी गई है ये रचना। अगला प्रश्न देखिए 20, सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का क्या नाम था? ये जो प्रश्न है छायावाद से लिया गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा गोसाई दत्त, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 21, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा ये छायावाद से ही लिया गया है। देखिए छायावाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जो अलका है यह महादेवी वर्मा की रचना नहीं होगी। अगला है 22, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता का अर्थ क्या होगा? तो ये जो मुहावरा या लोकोक्ति कही यहाँ से लिया गया है, व्याकरण से संबंधित कहेंगे हम इसे। जो व्याकरण से संबंधित होते हैं उन्हें व्याकरण ही कहेंगे हम। तो 22 का जो सही विकल्प होगा विकल्प भी, हम सब इकट्ठे हुए बिना जीत नहीं सकते। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? व्याकरण से संबंधित प्रश्न है ये भी। तत्सम, तत्सम, तद्भव और देशित शब्दों से लिया गया है इसे। तो 23 का सही विकल्प हो जाएगा अक्षी, विकल्प ए। अगला प्रश्न है 24, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्याकरण का प्रश्न होगा ये भी। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प भी 4। अगला प्रश्न है 25, कोयले की दलाली में डैश काला। तो जो कोयले की दलाली करता है उसमें क्या काला होता है? तो मुंह काला होता है, डी सही विकल्प। व्याकरण का प्रश्न है ये भी। अगला है 26, धोखा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो जो धोखा नामक निबंध होगा किसका होगा ये? तो ये हो जाएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र का, विकल्प ए सही होगा। निबंध का प्रश्न होगा ये भारतेंदु काल का। अगला प्रश्न है 27, रक्तचंदन एकांकी के लेखक कौन है? तो 27 का सही विकल्प हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, बी सही विकल्प, और ये एकांकी से लिया गया प्रश्न है। अगला है 28, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है किसका कथन होगा? तो ये कथन हो जाएगा महात्मा गांधी का, और ये प्रश्न लिया गया है राष्ट्रभाषा हिंदी से। अगला प्रश्न है 29, माला फेरत युग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का मन का फेर से तात्पर्य क्या होगा? तो यहाँ का सही विकल्प होगा विकल्प ए, मन की शुद्धता। यहाँ पर जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पर आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, आपको एक समझ होनी चाहिए कि आपसे एलटी के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो अगर आप एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई टेस्ट नहीं देना है, सिंपल से देखिए कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए वीडियो लाया हूँ। अगला प्रश्न क्या है 30, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो क्या था? तो ये होगा विकल्प ए, धनपत राय। अगला है 31, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होंगे? तो सही विकल्प होगा विकल्प ए, 5। अगला है 32, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं विकल्प ए, 13-13। अगला प्रश्न है चौपाई कैसा छंद है? तो ये होगा आपका सममात्रिक छंद, विकल्प ए सही। अगला देखिए 34, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं होती हैं? तो ये होती हैं विकल्प सी, 10। तो ये जो प्रश्न है रस से लिया गया है। अगला देखिए 35, कबीर का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से है? तो जो कबीरदास हैं ये भक्ति काल से संबंधित है, तो देखिए भक्ति काल का प्रश्न बनेगा ये। अगला प्रश्न भी भक्ति काल का ही, रामचरितमानस में मुख्य रूप से कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका चौपाई छंद। अगला देखिए 40, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन होंगे? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखिए 39, में एक छिपा हुआ रत्न था, मुझे मेरी देती अपमान
किरणों ने प्रकट किया, पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो ये जो पंक्ति ली गई है तो ये सच्ची वीरता नामक निबंध से ली गई है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए निबंध से ये प्रश्न लिया गया है। जो वीडियो के अंत में या फिर आपको व्हाट्सएप करके मैं ये बताऊंगा कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उसको भी आप देखिएगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न पत्र का स्तर पता चलेगा कि किस प्रकार की स्टडी करनी है आपको। अगला प्रश्न देखिए 38 भक्ति काल से लिया गया प्रश्न है। सुर सारावली में कुल कितने छंद हैं? तो 38 का सही विकल्प होगा सी, 1107। अगला प्रश्न है 37 सूर सागर में कुल कितने स्कंद हैं? तो सभी को पता होगा कि 12 स्कंद हैं इसमें, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 निर्गुण काव्यधारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो निर्गुण काव्यधारा है इसका अन्य नाम होगा ज्ञानाश्रय काव्यधारा, विकल्प ए सही होगा। अगला है सिद्ध सामंत पद्धति में हठयोग के ह का क्या अर्थ होता है? तो ये जो देखिए ऊपर वाला प्रश्न और नीचे वाला प्रश्न दोनों ही आपके भक्ति काल से लिए गए हैं। तो ह का अर्थ होता है यहाँ पर सूर्य। अगला प्रश्न देखिए 43 अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? क्या था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम? तो ये होगा यहाँ पर अबुल हसन, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा 43 का। अगला देखिए कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो कबीरदास थे, इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न भक्ति काल से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए अनुस्मारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है स्मरण पत्र। अगला देखिए अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो ये की गई थी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। तो ये जो भारतेंदु युग से पहले के जो रचनाकार है वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। अगला देखिए 46 राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नामक पत्र का प्रकाशन कब करवाया था? तो ये करवाया गया था इनके द्वारा 1829 में। अगला है प्रेम वाटिका किसकी रचना होगी? तो जो प्रेम वाटिका रचना हो जाएगी तो ये हो जाएगी विकल्प ए रसखान की। अगला प्रश्न देखिए 49 जिसके आने की कोई तिथि ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा अतिथि, 49 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। हास्य का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य का स्थायी भाव हो जाएगा हास। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा अभाव की स्थिति में हानि होना, 51 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को, 52 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला देखिए जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो ये होंगे विकल्प बी इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है विषम साहनी के नाटक रंग दे बसंती चोला का विषय क्या है? तो ये होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है 54 अशब्द अधरों का सुना भाष मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखित हैं? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा निराला जी की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी। अगला है 53 प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंत जी को, 53 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना होगी? तो ये हो जाएगा विकल्प डी उपन्यास। तो देखिए दोस्तों जो एलटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको उपन्यास विधा से पढ़ना ही है, देखनी है सारी कौन सी विधा कैसी है। कहानी विधा से भी प्रश्न पूछा जाता है, उपन्यास से भी और नाटक से भी। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि जो मैला आंचल है ये किस विधा में रचा गया है ये आपको बताना ही है। इसी के साथ जो कोर्नाट नामक रचना है जगदीश चंद्र माथुर की तो उसकी विधा भी आप बताइएगा। इसी के साथ एक और रचना मैं आपसे पूछूंगा गोदान नामक रचना है जो मुंशी प्रेमचंद्र की, उसकी विधा भी आप बताइए। इसी के साथ एक और प्रश्न है उसने कहा था ये जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, इसकी विधा भी आप बताइएगा। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछूंगा आपसे असाध्य वीणा, इसकी विधा भी आप बताइएगा। ये रचना किसकी है? अज्ञेय की रचना है। कुछ एक मैंने आपसे रचनाएं पूछी हैं, इसकी विधा आपने बताना है, ठीक है। विधा से प्रश्न अवश्य बनता है। अगला प्रश्न देखिए 58 यरलव व्यंजनों को कहते हैं, तो बताना है क्या कहते हैं इन्हें। तो इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, 58 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा।
अगला देखिए 59, अमृतलाल नागर की कृति खंजन नयन किस कवि के जीवन पर आधारित होगी? तो ये होगी सूरदास। 59 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला देखिए 60, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो आज नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? तो 60 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए, सरोज स्मृति। अगला प्रश्न देखिए 64, आतिशबाजी, आवारा, चश्मा, जादू, तमाशा शब्द किस भाषा से हिंदी में आए हैं? तो ये सभी आए हैं फारसी से। अगला है महाप्राण से संबंधित है, तो बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द महाप्राण से संबंधित होगा? तो ये हो जाएगा फ। 63 का सही विकल्प डी। अगला है निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? आपके समक्ष एक शब्द लिखा गया है, तो इसका शुद्ध रूप बताना है कि आशीर्वाद का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा 62 का विकल्प बी, आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 61, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो जो विकल्प बी है 63 इस प्रकार से लिखा जाता है। 61 का सही विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए 60 60 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को क्या कहा जाता है? तो सही विकल्प हो जाएगा हीरक जयंती कहा जाता है उसे। अगला है निम्न में से संकट शब्द कौन सा है? तो सही विकल्प हो जाएगा 66 का बी, सीलबंद। अगला है सुप्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, लेखक बताइए इस पंक्ति के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे विकल्प बी, मोहम्मद इकबाल। अगला है एक सड़क 57 गलियां उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखिए 72, किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहते हैं? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। 72 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है 71, उगले तो अंधा खाए तो कोड़ी कहावत का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा दुविधा में पड़ना, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है 70, स्वागत शब्द में उपसर्ग है, तो ये होगा विकल्प ए, सु। अगला देखिए 69, मुख्य रूप से संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं 3 प्रकार की, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 73, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? इम्पॉर्टेंट और आसान प्रश्न है ये। तो ये माना जाता है प्रिय प्रवास को। अगला है 74, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, प्रसाद की किस विधा की रचनाएं हैं? तो देखिए मैंने कहा था ना विधाओं से प्रश्न बनता है, तो यहाँ पर फिर से बना है। तो ये विधा होगी यहाँ पर विकल्प भी, नाटक। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 75, तो क्या पूछा गया है इसमें, कामायनी किसका महाकाव्य है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। अगला है 76, ईदगाह किसकी कहानी होगी? तो ये हो जाएगी प्रेमचंद जी की कहानी। अगला है 77, कवितावली किसकी रचना होगी? तो ये हो जाएगी तुलसीदास की रचना कवितावली। अगला प्रश्न देखिए 82, सुदामा पांडे धूमिल की पहली काव्य प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सड़क से संसद से सड़क तक, विकल्प बी सही होगा 82 का। अगला है 81, अ से अह तक कितने स्वर होते हैं? तो 81 का जो सही विकल्प होगा 11, विकल्प ए सही। अगला देखिए 80, प्रारूपण किस पुरुष में लिखा जाता है? तो 80 का जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष में, 80 का सही विकल्प सी। अगला देखिए 79, अशब्द तुरंग है सैंधव किसके पर्यायवाची शब्द होंगे? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर घोड़े के, विकल्प बी। अगला है 78, केशव कहीं न जाए का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति किसकी पंक्तियाँ होंगी ये? तो 78 का सही विकल्प यहाँ पर तुलसीदास होगा, विकल्प ए। अगला देखिए 83, कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान, 83 का सही विकल्प सी। कबीर पंथ का प्रमुख ग्रंथ कौन सा होगा? तो ये होगा विकल्प ए, बीजक। अगला देखिए 85, विनय कविता के रचयिता कौन होंगे? अच्छा प्रश्न था ये वाला।
तो ये होगा यहाँ पर विकल्प सी निराला जी। अगला देखिए 86 रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में है 7 कांड। 86 का सही विकल्प ए। अगला देखिए 87 हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि कौन हैं? तो ये है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए 92 रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? तो सही विकल्प हो जाएगा 92 का शांत रस, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए मोरपंख सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। तो प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी होंगी? तो ये हो जाएंगी रसखान की, 91 का सही विकल्प डी। अगला देखो सिद्ध की कुल जो सिद्ध हैं इनकी कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो मानी जाती है 84। अगला है 89 प्रेमचंद के उपन्यासों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है विकल्प बी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अगला है 88 स्वर ध्वनियों के प्रकार कितने हैं? तो ये होगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। अगला है 93 कवि प्रिया किसकी रचना होगी? तो ये होगा विकल्प ए केशवदास की। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो 94 का जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हुआ था विकल्प ए 1800 में। तो जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1800 में। 94 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देखिए छायावाद के कालखंड का अंतिम वर्ष माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी 1936 को। अगला है 96 शिव शंभू का चिट्ठा किसकी रचना होगी? तो 96 का सही विकल्प सी बालमुकुंद गुप्त की। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था तो 14 सितंबर 1949 को। 97 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। संत काव्यधारा में सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं, तो ये कौन माने जाते हैं? सुंदरदास, विकल्प बी। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। मानुष हों तो बही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन किसकी पंक्तियां होंगी? रसखान की। 100 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो 99 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा कफन। अगला प्रश्न देखिए रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे इंशा अल्लाह खां, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 103 मधुमालती के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे मंझन। 103 का जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे मंझन। अगला है पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो सबसे पहले तो आप बताइएगा जो पद्मावत रचना है किसकी होगी? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 104 का, तो ये हो जाएगा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 57 खंड हैं। अगला प्रश्न है 105 सुमित्रा नंदन पंत की वह कौन सी रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये होगी चिदम्बरा, विकल्प बी सही। अगला है यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह से जलसा हुआ होगा, चर्चित काव्यांश किस कवि द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है दुष्यंत कुमार के द्वारा। 106 का सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला है 107 झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो ये होंगे विकल्प ए यशपाल। अगला जो प्रश्न है सुप्रसिद्ध कविता झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की किस कविता संग्रह में संकलित की गई है? तो 112 का जो सही विकल्प होगा विकल्प बी मुकुल। अगला प्रश्न है किस कवि को लोकनायक कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को, विकल्प बी सही। मातृभाषा का अनादर माँ का अनादर है, वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है विकल्प बी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। पंक्तियाँ किसके द्वारा, पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो 109 का सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प ए शलेश। अगला देखिए 108 शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं 3 प्रकार की, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझा उठाना गीत किसने
लिखा है। तो 113 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा साहिर लुधियानवी, जो साहिर लुधियानवी हैं, बी सही विकल्प हो जाएगा साहिर लुधियानवी। अगला है 114, वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रसिद्ध भक्ति गीत की रचना किसने की थी? तो 114 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न है 115, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म देवदास किसके उपन्यास पर आधारित है? तो 115 का जो सही विकल्प होगा विकल्प ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह की प्रतियां अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त करके जला दी गई थी? तो सही विकल्प होगा विकल्प बी सोजे वतन। अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र में धीर, ललित, धीरोदात्त, धीर, प्रशांत आदि किसके प्रकार माने गए हैं? तो ये माने गए हैं नायक के। नायक के अंदर ये सब गुण होने चाहिए। तो 117 का सही विकल्प सी। 118, अंडे के छिलके एकांकी किसने लिखी? तो ये लिखी गई थी मोहन राकेश के द्वारा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी होगी 119 में, तो वो कौन सी होगी? विकल्प डी कवयित्री। इस प्रकार से लिखा है जो विकल्प डी के अनुसार होगा। तो अगला प्रश्न देखिए 120, संतन को कहाँ सीख रिसो काम। तो जो ये पंक्ति है किसके द्वारा कही गई है? तो ये कही गई थी आपके विकल्प बी कुंभन दास के द्वारा। 120 का सही विकल्प यहाँ पर बी। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे हिंदी साहित्य के जो प्रश्न हो जाते हैं तो वो हो गए 120। जो LT टेट का क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर हिंदी साहित्य के 120 प्रश्न आते हैं और अदर आते हैं 30 नंबर के अदर आते हैं और टोटल 150 हो जाता है। तो देखिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप हमारे कोर्स के साथ तैयारी कर रहे हो तो आपके 120 में से 110 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाते हैं, ये मैं लिख के कहता हूँ, ठीक है ना। इतना हार्ड नहीं होता है LT टेट का पेपर। LT टेट का पेपर ईजी होता है। सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होता है कि किस प्रकार से कौन आपका सही मार्गदर्शन करता है। अगर आपका सही मार्गदर्शन करने वाला होगा तो आप पेपर को ईजिली क्रैक कर देंगे। बाकी जो 30 क्वेश्चन हैं ये GK और साइकोलॉजी इत्यादि के होते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इन्हें किस प्रकार से पढ़ते हो, कौन कौन सी पुस्तक हैं आप जिनके माध्यम से स्टडी कर रहे हैं इन 30 नंबर की। तो इनका भी वेटेज रहता है आपकी परीक्षा में, ठीक है ना। अकेले हिंदी साहित्य काफ़ी नहीं है, परंतु अगर बात करें LT टेट की यहाँ तो अकेले हिंदी साहित्य का ज़्यादा वेटेज रहता है। परंतु अगर कमीशन की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको GK भी पढ़ना पड़ेगा, GK का भी वहाँ पर बराबर ही वेटेज रहता है। तो ठीक है, चलिए अब आपको मैं बाकी पोर्शन भी बता देता हूँ कि GK सेक्शन में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो ये है 121, नाको झील किस जिले में स्थित है? तो 121 का सही विकल्प होगा किन्नौर। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961। 122 का सही विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए 123, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 123 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए जिनेवा में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हॉकी। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए लुकिंग बैक किसकी आत्मकथा होगी? तो ये हो जाएगी विकल्प बी मेहरचंद महाजन की। अगला प्रश्न है सतलुज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो जो सतलुज नदी का उद्गम स्थान होगा तो ये हो जाएगा मानसरोवर। अगला है 128, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये होगा आपका डी सोलन में। 128 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो 129 का सही विकल्प यहाँ पर होगा अंद्रेटा जो कांगड़ा में स्थित है। अगला है 130, निम्नलिखित में से मंडी जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा होगा? तो जो लुड्डी होगा तो ये मंडी जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य होगा। अगला देखिए 131, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ पर जो 131 है इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी 124 बाइट। अगला है 132, शिमला सम्मेलन कब हुआ था या फिर शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। 132 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखिए 133, भारत के संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं?
तो 133 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी 3। 133 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखिए 134, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी नई दिल्ली में। अगला है 135, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? तो 135 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा फातिमा बीबी। अगला है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो जो अकबरनामा की रचना की गई थी अबुल फजल के द्वारा। अगला है 1977 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 138 का सही विकल्प हो जाएगा जनता पार्टी को। अगला है 139, दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है विकल्प बी इल्तुतमिश को। 139 का सही विकल्प यहाँ पर बी होगा इल्तुतमिश। अगला देखिए 140, अब लोकितेश्वर मंदिर है तो बताना है कहाँ पर होगा ये? तो 140 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा लाहौल स्पीति। अगला देखिए 141, सन 1009 ईस्वी में निम्न में से किसने नगरकोट कांगड़ा को लूटा था? तो ये लूटा था मोहम्मद गजनवी के द्वारा, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 142, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो 142 का जो सही विकल्प हो जाएगा सी महान्यायवादी। अगला प्रश्न है 143, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्वामी पूर्णानंद। अगला है 144, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला है 145, कुल्लू जिले का स्थान निर्मंड किससे संबंधित होगा? 145 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देखिए 146, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाने को क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। 146 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिमोनेटाइजेशन। अगला है 147, 1954 ईस्वी में कौन सा जिला हिमाचल का 5वां जिला बना था? तो 147 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला देखिए 148, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है ये? तो ये हो जाएगी पद्मा। अगला प्रश्न है 149, भाई दो नापाई किस आंदोलन का विस्तार था? तो ये होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, विकल्प डी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर टोटल 150 प्रश्न होते हैं LT टेट की परीक्षा में। तो आपको मेन फोकस करना है हिंदी और हिंदी साहित्य पर, ठीक है, क्योंकि यही आपका बेड़ा पार लगा सकता है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी कन्फ्यूज़न हो तो उसे पूछते रहिए।